सभी को नमस्ते। मैं पवन कुमार। आज हम चर्चा करेंगे सविनय अवज्ञा की ओर। एक्चुअल में ये टॉपिक कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान की इतिहास से जुड़ी हुई पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 इसकी दूसरी इकाई भारत में राष्ट्रवाद इससे जुड़ा हुआ है। तो इसके पहले भी वीडियो डाल दिए थे हमने, पहले वाला वीडियो जिसके अंदर आंदोलन की जो अलग अलग धाराएं थी उनकी चर्चा की। तो उसी श्रृंखला का ये आगामी वीडियो, पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां देख लें और सभी संबंधित स्टूडेंट तक इसको शेयर करें ताकि वो इस विकट परिस्थितियों में जब आप ऑनलाइन घर पे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये फायदा दे। और आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। चलिए हम बात कर लेते हैं सविनय अवज्ञा की ओर। तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है। तो उसी आंदोलन की जो विभिन्न धाराएं हैं उन सबको हम समझेंगे। तो देखो, बताया कि फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है। और उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक हो रहा है। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? उनको ये लग रहा था कि आंदोलन ये जो चल रहा है ये इसमें हिंसा बढ़ रही है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण दिया जाए। आंदोलन में प्रशिक्षण तो किसी का हो नहीं सकता, लेकिन गांधी जी सोचते थे कि आंदोलन जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं चल रहा, तो उसको वापस ले लिया। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके तहत प्रांतीय परिषदों का जो चुनाव होना था उसमें कांग्रेस हिस्सा लेना चाहती थी। तो उनको लगता था कि परिषद में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और ये दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि परिषद लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। बहुत सारे लोग ये चाह रहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, जो प्रांतीय परिषद बनाई है 1919 एक्ट के तहत उसके अंदर हम जाएंगे, वहां कुछ बातें करेंगे, या ये बात जो है जो संस्था आपने खड़ी की अच्छी नहीं है। तो वो ये चाह रहे थे कि हम अंदर जाके कुछ बदलाव चाहें। तो कुछ लोग इसके विरोधी भी थे, CR दास और मोतीलाल नेहरू। इन दो को याद रखना। इन्होंने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी स्वराज पार्टी का गठन क्यों होता है? यानी अंदर जिस प्रकार से असहमति थी उस असहमति के दौर के अंदर CR दास और मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे और CR दास इनके जो साथी थे, इन्होंने मिल के एक पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी, और उसने चुनाव भी लड़ा, काफी सीटें भी आई। तो ये दिखाता है कि पार्टी के अंदर यानी कांग्रेस के अंदर सभी एक मत नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। तो जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस, ये अलग प्रारूप के अंदर चल के और पूर्ण स्वतंत्रता के ऊपर काम करना चाह रहे थे। तो ये जो चीजें हैं इनके अंदर बात यही है कि राष्ट्रवाद को उभार के लाना। CR दास और मोतीलाल नेहरू का भी मकसद यही था कि हम अंदर जाके कुछ बदलाव चाहेंगे, जबकि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ये थोड़ा सा उग्र होके और अपना काम करवाना चाह रहे थे। आंतरिक बहस और असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। पहला तो था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिर रही थी। 1930 के बाद तो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई। कृषि उत्पादों की मांग गिरी, निर्यात कम हुआ, किसानों को अपनी उपज बेचना, लगान चुकाना भी भारी पड़ गया। 1930 तक तो ग्रामीण इलाके के अंदर भारी उथल पुथल हो गया था। तो कुल मिला के बात यह है कि जो स्थितियां विकट हो रही थी उन विकट स्थितियों के अंदर राष्ट्रवाद का जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन के अंदर इन विकट स्थितियों ने भी के अंदर आग के अंदर घी डालने का काम किया। अच्छा, फिर इसी पृष्ठभूमि यानी ये सब चल रहा था, ब्रिटेन की नई टोरी सरकार आई, नई सरकार गठित होती है। वहां पर इसने सर साइमन के नेतृत्व में एक आयोग बनाया, उसको पता है आप, साइमन आयोग के नाम से जानते हैं। इसमें खास बात है कि भारतीय सदस्य कोई नहीं था और सारे अंग्रेज सदस्य थे। ये आयोग भारत के अंदर संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली को पढ़ना और समझाना इसके लिए तैयार हुआ था। और इसके अंदर बात एक ही गलत थी कि इसके अंदर कोई भी व्यक्ति भारतीय नहीं था। तो भारत की व्यवस्थाओं को समझने के लिए भारत के व्यक्ति को शामिल नहीं करेंगे तो व्यवस्था कैसे समझ में आएगी। तो ये कमीशन 1928 में भारत पहुंचता है। तो इसका
जो स्वागत किस रूप में होता है, साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारे लगते हैं। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग और अन्य पार्टियों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोलसा के कॉन्सेप्ट डाल दिया और उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आगे करेंगे हम। ठीक है, डोमिनियन स्टेट का एक गोलमोल सा झुंझुना पकड़ा दिया और कहा कि गोलमेज सम्मेलन करेंगे और उसके अंदर बातें रखेंगे, और कांग्रेस के नेताओं ने इसको अस्वीकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा। उदारवादी थे वो, थोड़ा बहुत इसके ऊपर विश्वास कर रहे थे। बात हम साइमन की करें तो साइमन के बारे में आपको पता है, साइमन का विरोध किया। लाला लाजपत राय ने जो विरोध प्रदर्शन किए उनके अंदर इसको काफ़ी चोटें आई, बाद में इन्होंने दम भी तोड़ दिया था। और यहाँ देखो ये बैठक हो रही है, इसके अंदर कांग्रेस के नेताओं की 1931 की बैठक इलाहाबाद में हो रही है। ये सभी बैठे हैं, वल्लभ भाई पटेल है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सब, ये गांधी जी बैठे हैं, ये आपके नेहरू जी बैठे हैं, ये पटेल बैठे हैं। तो ये सभी लोग बैठ के हाथ मंत्रणा कर रहे हैं कि भविष्य में आगे जाके किस प्रकार से रणनीति सविनय अवज्ञा के लिए आगे बढ़ा जाए। मैंने बताया था कि उदारवादी और मध्यम वर्गीय ब्रिटिश डोमिनियन के भीतरी संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करते थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग रख दी जाती है और औपचारिक रूप से सभी ने मान लिया। 26 जनवरी 1930 का दिन जो है, सभी याद रखें, ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की शपथ उन्होंने उस दिन ली। और ये जो मुद्दा था ये सभी तक पहुंचा तो नहीं, लेकिन ये एक प्रतीक के रूप में उस दिन जो शपथ ली थी वही शपथ आके जाके 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू करने की तारीख के रूप में भी काम में आई। और अब सभी ये चाह रहे थे कि स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा की जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ा। और महात्मा गांधी को और कोई रास्ता गांधी भी ये चाह रहे थे कि कुछ ऐसा बड़ा कार्यक्रम हो जिससे कि वापस जिस प्रकार से असहयोग बंद होने के बाद में उनको लग रहा था कि कुछ नया तैयार किया जाए। और ये जो शपथ की बात है, उस टाइम में जो शपथ ली थी 26 जनवरी 1930 को, उसके बारे में कहा है कि हम भारतीय किस प्रकार से इस शोषण के अंदर रह नहीं पाएंगे, हमको हमारी मेहनत का फल मिले, हमको जीवन की सभी आवश्यकताएं जो है उनको पूरा करने का अधिकार है। ये सारी बातें उन्होंने उस शपथ के अंदर रखी और यही शपथ धीरे धीरे जाके लोगों के बीच में गई और जाके आंदोलन की राह जो है वो प्रखर होती गई। नमक आंदोलन और सविनय अवज्ञा किस प्रकार से प्रारंभ हो जाते हैं। अब ये तो बात होगी पृष्ठभूमि किस प्रकार से खड़ी हुई इसकी। नमक आंदोलन तो गांधी जी का, जैसे मैंने बताया था कि गांधी जी कुछ अच्छा कठोर शानदार करने का प्रयास कर रहे थे, उसी के अंदर नमक आंदोलन, नमक यात्रा का योगदान होता है। और गांधी जी क्या चाह रहे थे कि देश को एकजुट करना चाह रहे थे और उसके लिए नमक एक अच्छा प्रतीक इनको मिला। और 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक लेटर लिखा, उसमें 11 मांगे लिखी और कहा कि इनको पूरा करें। इसमें कुछ मांगे उद्योगपति और किसानों की भी डाल रखी थी, सभी की मांगे थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उसके अभियान में शामिल हो सके। और बात नमक की आती है तो नमक तो देखो सब जगह काम में आता है, अमीर गरीब सब काम में लेते हैं, तो सभी इसके अंदर जुड़ेंगे। और नमक के ऊपर बहुत सारे टैक्स लगा रखे थे, यानी नमक पर कर और उसके उत्पादों पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू, यानी नमक सब जगह काम में आ रहा है लेकिन फिर भी इसके ऊपर इतने सारे टैक्स लगा रखे थे। इससे सभी लोगों को लगा कि नमक आंदोलन के लिए सभी को एक साथ हो जाना चाहिए। और महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेट चेतावनी के रूप में था। उन्होंने लिखा कि अगर 11 मार्च तक मांग नहीं मानी तो फिर हम सविनय अवज्ञा छेड़ देंगे। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वसनीय वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी
और ये यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 2 से 40 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजरात का जो तट है वहां पर जाकर खत्म होनी थी। और गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज 10 मील का सफर तय किया, यानी करीबन 30 किलोमीटर डेली चलते थे, सभाएं करते थे, लोगों को समझाते थे, जहां भी रुकते थे लोग आ जाते थे, उन सबको समझाते थे, यानी रियल में किस प्रकार से शोषण हो रहा है तुम्हारा, ये किस प्रकार से शोषण कर रहे हैं। तो ये सारी बातें गांधी जी बताते गए, आगे चलते गए। और इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ बताया, आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्ण अवज्ञा करें, यानी ये बात समझाई, शांतिपूर्ण अवज्ञा करें, यानी क्या है, अंग्रेजों का कहना न माने। ये बात गांधी जी ने उनके दिमाग में बढ़ाई। 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचते हैं, समुद्र का नमक उबालकर नमक बनाया और इस प्रकार से अंग्रेजों के कानून का उल्लंघन किया। यही तो बात है। ऐसे युग में तो उनका सहयोग नहीं कर रहे थे और सभी ने अवज्ञा में क्या आ गया कि उनके बनाए हुए जो गलत कानून है उनका हम खुलकर विरोध करेंगे। और यहीं से सभी ने अवज्ञा शुरू हो जाता है। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले थोड़ा अलग था। इसके अंदर यानी कुल मिला के अंग्रेजों का सहयोग न करने के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी थी कि उनके जो कानून है यानी औपनिवेशिक कानून है उनका उल्लंघन करना भी शामिल हो गया। सभी हिस्सों में फैला ये असहयोग, सभी ने अवज्ञा आंदोलन था, सभी जगह फैला। देखो इसमें दांडी मार्च में दिखाया गांधी जी के साथ साथ जो 78 आदमी साथ चले थे, बाद में और भी जुड़ते गए। तो गांधी जी का ये जो सफर था निर्णायक सफर रहा। हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानें की पिकेटिंग, यानी उनके आगे धरना प्रदर्शन यानी बिकने नहीं देंगे। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। तमाम जो गवर्नमेंट के अंदर कर्मचारी लगे हुए थे गाँव के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो जंगलों में रह रहे थे और उनके ऊपर कठोर वन कानून लगा रखे थे, उन्होंने भी उनको मानने से इनकार कर दिया। जो आरक्षित वन तैयार कर रखे थे यानी कोई नहीं घुसेगा, उसमें भी घुसने लगे। कुल मिला के अंग्रेजों के कानून को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। यही सभी ने अवज्ञा था। और इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए और अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्थित साथी अब्दुल गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार खान भी बोल देते हैं, सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं इनको, अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गुस्साए भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ी और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। महीनों भर गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकी, नगर पालिका, अदालत, रेलवे स्टेशन इनके ऊपर हमला शुरू कर दिया। और सरकार ने भी दमन को रोकने के जो भी रास्ते थे वो अपनाए। शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर हमले हुए, औरत बच्चों को मारा पीटा, लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। बहुत बड़ा आंदोलन चला ये। और इस आंदोलन ने अंग्रेजों को भयभीत जरूर कर दिया। और महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। यानी देखो आंदोलन में महात्मा गांधी ने इतना ही तो कहा था कि हम शांतिपूर्वक रूप से इनके कानून को हम यानी इनको नहीं मानेंगे, इनका विरोध करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से सरकारी इमारतों में हमले हुए और उसके बदले में अंग्रेजों ने बच्चों को, महिलाओं को मारा पीटा, इससे महात्मा गांधी ने सोचा कि आंदोलन अब खत्म कर देना चाहिए। आंदोलन वापस ले लिया गया। 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ बैठक होती है और ये गांधी इरविन समझौता होता है। और इसमें क्या हुआ कि गांधी जी लंदन में जो गोलमेज हुआ उसमें बैठ के बात करेंगे। तो ये समझौता गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। देखो ये चित्र दिखाया गया है, इसमें सत्याग्रहों पर पुलिस हमले किस प्रकार से कर रही है। तो गोलमेज जो सम्मेलन हुए थे, 3 सम्मेलन हुए थे। तो पहले गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी। इसके बदले में सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई थी। और दिसंबर 1931 के सम्मेलन गांधी जी लंदन गए थे। वही सम्मेलन था जिसके अंदर गांधी जी को एक नंगे फकीर की संज्ञा दी थी। वो सम्मेलन था ये दिसंबर 1931 में जब गांधी जी गए तब की बात है। और ये वार्ता बीच में टूट गई, निराश होकर वापस लौटे। खास बात वहाँ नहीं होती है,
और यहाँ आकर गांधी जी ने पहले तो समुद्री जहाज़ों में जाते आते थे तो लंबा समय लग जाता था, ऐसा तो नहीं हवाई जहाज से गए और वापस आ गए तो इसमें थोड़ा समय लगा। जब वापस आए गांधी जी तो देश की स्थितियाँ काफ़ी बदल गई थी, जैसी छोड़ के गए थे वैसी नहीं थी। और यहाँ आकर देखा कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया। और इसमें क्या हुआ था, देखो, खान अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं को जेल में डाल रखा था, कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया था, सभा प्रदर्शन बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कानून उठाए जा रहे थे। भारी आशंकाओं के महात्मा गांधी सभी ने अवज्ञा दोबारा शुरू कर दिया। पहले तो बंद किया ही था, अब दोबारा शुरू कर दिया। लोगों को लगा कि ये गांधी जी के आंदोलन एक बार शुरू करना फिर बंद करना, इसमें काफ़ी लोगों के अंदर संशय पैदा हो गया। यानी साल भर तक आंदोलन चला लेकिन 1934 तक आते आते धीमा पड़ गया। इसमें कुछ अलग अलग विचार आए थे। वो विचार क्या थे, उन विचारों को समझना जरूरी है। क्यों लोगों ने ये सोचा कि गांधी जी आंदोलन शुरू करते हैं फिर बंद कर देते हैं, शुरू करते हैं फिर बंद, यानी लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया ये देखना जरूरी है। यानी देखो, जो सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल जो भी लोग थे, जो भी उसका हिस्सा बने, वो क्यों हिस्सा बने, वो क्या चाहते थे, ये सारी बातें देखना जरूरी है। यानी गांव में संपन्न किसान समुदाय, जिसमें जैसे एग्जाम्पल है गुजरात के पाटीदार, यूपी के जाट, ये काफ़ी एक्टिव होकर आंदोलन में चल रहे थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से परेशान थे, क्योंकि अंग्रेजों ने पाबंदियां कर रखी थी कि आपको यही खेती करनी होगी। इससे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा था किसानों को, व्यापारियों को भी उठाना पड़ रहा था। जब उनकी नकद आय खत्म होने लगी, उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया और सरकार जो है लगान कम नहीं करना चाह रही थी। चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। तो संपन्न किसानों ने सभी ने अवज्ञा के साथ जुड़ने का प्रयास क्यों किया, क्योंकि वो चाह रहे थे कि ये सारी चीज़ें हमारे को परेशान कर रही, हम इसके साथ जुड़ के कुछ राहत तो पालेंगे। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया, कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। उनके लिए स्वराज क्या था, वो जो व्यापारी वर्ग था उनके लिए ये था कि ये जो लगान, जो किसान वर्ग था, संपन्न किसान वर्ग, उनके लिए था कि भारी लगान हमारे ऊपर लगाया जा रहा है, ये तो कम हो जाएगा कम से कम अगर आंदोलन में हम जुड़ेंगे। जब 1931 में लगान के घटे बिना आंदोलन वापस हो गया तो उनको बड़ी निराशा हुई, क्योंकि आंदोलन बंद हो गया। उनको निराशा लगी कि हम आंदोलन में जुड़े लेकिन लगान तो कम नहीं हुआ। फलस्वरूप 1932 में आंदोलन जब दोबारा शुरू हुआ तो उसमें बहुतों ने उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। तो जो पहले आंदोलन चला था उसके अंदर जब पॉजिटिव बात नहीं हुई तो लोगों को दोबारा आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उस टाइम में कुछ निराशा हुई कि अब भी कुछ नहीं होने वाला। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उनके लिए, गरीब किसान के लिए मुद्दा क्या था, उनके लिए मुद्दा था कि बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते थे और महामंदी चली, लंबी चली और इससे क्या हुआ, नकदी आमदनी गिरती गई। छोटे पट्टेदारों के लिए जमीन का किराया चुकाना ही मुश्किल हो गया। वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भी भाड़ा चुकाना पड़ता वो माफ़ हो जाए। वो जो गरीब किसान थे उनके लिए मुद्दा ये था कि जो भाड़े पर खेती कर रहे थे कि वो जो भाड़ा चुकाना है वो तो माफ़ हो जाएगा ना, कम से कम इस आंदोलन में जुड़ेंगे। उनके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व बहुत सारे छोटे छोटे आंदोलन चले। समाजवादी कम्युनिस्ट, उनके हाथों में वो आंदोलन थे। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस का भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने में प्राय हिचकिचाती थी। वो ये कांग्रेस ये चाह रही थी कि इधर हम अगर इनके साथ जाएंगे तो वो जो ऊपर का वर्ग है वो हमसे नाराज हो जाएगा। तो कांग्रेस इससे हिचकिचा रही थी कि गरीब किसान इस आंदोलन में जोड़े या नहीं जोड़े, और इसके कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच में कुछ अनिश्चितताएं थी, बाद में जुड़ गए थे। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ और आप समझ ले, यहाँ पर जो आंदोलन के साथ साथ में थोड़ी उग्रवादी बातें यानी उग्र राष्ट्रवाद की बातें चलती हैं, उसको देख लें तो इसमें मेन बात आती है यहाँ पर जो अंग्रेज़ों के खिलाफ यानी अहिंसा का जो मुद्दा है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, उसके अंदर संघर्ष भी जरूरी है। और इस बात को बहुत सारे क्रांतिकारी मानते थे। 1928 में दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला मैदान है उसमें बैठक होती है और उसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी HSRA
इसका गठन होता है। और इसके अंदर जो मैन कौन थे, भगत सिंह, जतीन दास और अजय बोस, ये लोग मिलके और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी का गठन करते हैं। इसने ब्रिटेन के जो प्रतीक के निशान थे बहुत उनके ऊपर हमला भी किया और इन्होंने खुद के प्रतीक खड़े किए कि ऐसा ऐसा हम करेंगे। और इनकी जो मेन घटनाएं हैं उनमें देखो, ये आपके लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका और उसी साल ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया। इस ट्रेन में लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे और भगत सिंह पे मुकदमा चला, उनको फांसी हुई। जब उनकी फांसी हुई तो 23 साल उम्र थी उनकी। और अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने जो बातें कही थी ना, देखो उसकी कुछ लाइनें यहाँ दे रखी हैं। बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते हैं बल्कि समाज में क्रांति लाते हैं। ये जो कोटेशन, ये बातें लिखी हैं कि जब उनकी जज के सामने जो बातें हो रही उस टाइम में उन्होंने इस प्रकार की बातें कही हैं कि हमारा त्याग, हमारा संघर्ष, हमारी स्वतंत्रता, इनके मायने क्या हैं। ये सारी बातें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जब वहाँ पेश किया गया है तो वहाँ पर रखी गई हैं। और इंकलाब जिंदाबाद का जो उद्घोष है वो भी इसी समय इन्होंने दिया था। तो हम बात क्या कर रहे थे, गरीब किसान और कांग्रेस के बीच में जो संशय था और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रूप अपनाया। व्यवसायियों की बात करें हम, व्यवसायी वर्ग, तो पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारी और उद्योगपति को काफ़ी मुनाफा हुआ और वे ताकतवर हो गए थे। उस टाइम में काफ़ी माल खपा और उद्योग जो वर्ग था धीरे धीरे उभरा था। अचानक माल खपा और इनका मुनाफा काफ़ी हुआ और अपने कारोबार को फैलाने को उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिसके कारण उनकी व्यवसायिक गतिविधियों में रुका। वो अंग्रेजों की गलत काम को समझ चुके थे कि उनको लगता था कि इनका साथ दिया जाएगा तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे। विदेशी सामान आने लगा था तो इंडिया के सामान की वैल्यू कम होने लगी थी क्योंकि वहाँ पर बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों में जिस प्रकार सामान तैयार होता था वो सस्ता आ रहा था। रुपया और स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात के अंदर बदलाव चाह रहे थे। इस बदलाव से क्या होता है कि आयात में कमी हो जाएगी, लेकिन ये हो नहीं पाया और यहाँ पर दो एक संगठन की स्थापना होती। तो 1920 में भारतीय औद्योगिक और व्यावसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, एक 1927 में, ये मैन अभी भी चलता है, ये फिक्की की स्थापना होती है। ये भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग परिसंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी स्थापना होती है 1927 में। बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपति जुड़ते हैं, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जीडी बिरला, जो आज बिरला घराने के नाम से चलता है, तो ये सब जुड़ते हैं और इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था और औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये कांग्रेस को काफ़ी मददगार हुई कि उद्योगपति जो वर्ग है जब इस आंदोलन के साथ जुड़ा तो कांग्रेस को उन्होंने आर्थिक सम्मेलन भी प्रदान किया और नैतिक सम्मेलन भी प्रदान किया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों से इस आंदोलन के अंदर ये लगा कि अब कुछ बेहतर होगा। यानी औद्योगिक श्रमिक वर्ग, अगर इसकी बात करें तो हमने अभी तक जैसे मान लीजिए गरीब किसान की बात करी, व्यापारी की बात करी, औद्योगिक श्रमिक वर्ग के साथ क्या हो रहा था। इन्होंने भी काफ़ी जगहों पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, कुछ जगह कुछ अलग हुआ था। तो इसमें देखो नागपुर की बताइए, नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया, नागपुर में ज़्यादा लिया। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से छिड़कने, उद्योगपति जब कांग्रेस के नज़दीक आए तो मजदूर थोड़े से दूर हो। कांग्रेस का भी कंफ्यूजन था कि उद्योगपति साथ हैं, अगर मजदूरों को साथ लेंगे तो उद्योगपतियों के ऊपर कुछ पाबंदियों के लिए हमको सहमत होना पड़ेगा, कुछ संशय वहाँ पर था। और एक चीज़ और थी, विदेशी वस्तु और इनके बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन और ख़राब परिस्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया। और इसमें देखो 1930 में रेलवे कामगार, 32 में गोदी कामगार, इनकी हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर की टीन कारखाने के मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर हड़ताल की। तो काफ़ी जगह आंदोलन बहुत उग्र चले, काफ़ी जगह एक शांतिपूर्वक चले और कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने पर हिचकिचा रही थी। वो पहले मैंने बता दिया था क्यों हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को लगता था कि उससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवादी विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी।
तो ये जो चीज़ थी इसके बीच में संशय यानी एक कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर हम कुछ तारीखों की बात कर लें तो ये भी आप साथ साथ समझते चलें। तो इसमें देखो आप, ये तो 1819 के अंदर बाबा रामचंद्र यूपी के अंदर किसानों को संगठित करती है, हमने पहले की वीडियो में बात कर दी थी। रौलट एक्ट की बात है, जलियांवाला की बात 1919 की है, ये हमने पुराने वीडियो में बता दिया था। 1921 से असहयोग और खिलाफत होता है, फिर 1922 में चोरा चोरी और असहयोग आंदोलन वापिस हो जाता है। 24 में अल्लूरी सीताराम राजू जो अपने आप को इस प्रकार से लोगों के अंदर दिखा रहा था कि मुझके ऊपर कुछ असर नहीं होने वाला है, और गांधी जी के इतने भक्त थे लेकिन इनको भी बाद में फांसी होती है। ये सब हमने पुराने वीडियो में चर्चा कर ली थी। लाहौर अधिवेशन होता है 29 में, और फिर 1930 में ये बड़ी घटना है, अंबेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना होती है, और 1930 के अंदर दांडी मार्च होती है। 31 के अंदर सविनय अवज्ञा वापस हो जाता है। 31 में गोलमेज सम्मेलन दूसरा है। 32 में सविनय आंदोलन पुनः शुरू हो जाता है। तो ये जो बातें हैं, इन बातों से क्लियर है कि आंदोलन जो राष्ट्रवाद का चल रहा था उसकी धाराएं बहुत अलग अलग थी, लेकिन इनके बीच में भी कुछ अच्छा चल रहा था। देखो ये बातें दिखा रखी हैं, महिलाएं किस प्रकार से आंदोलन के अंदर जुड़ रही हैं। सभी जगहों पे इन्होंने धरने प्रदर्शन किए। पहली बार महिलाएं सविनय अवज्ञा के अंदर घरों से बाहर निकली थी। पहले आंदोलन में महिलाएं बहुत कम आ रही थी। महिलाओं ने भी एक आंदोलन को एक नई दिशा दी, और इनकी जो उपस्थिति थी वो एक निर्णायक उपस्थिति। बहुत सारे लोग मानते थे कि महिलाओं को आंदोलनों के अंदर नहीं आना चाहिए, इनको घर में रहना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लिए ये अच्छी थी उपस्थिति, लेकिन इनको कोई बड़ा पद वद उस टाइम में मिल नहीं रहा था। लेकिन फिर भी आंदोलन, जो देश के लिए आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के अंदर इनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। सीमाओं की बात करें तो ये आंदोलन जो चल रहा था इसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस थी। यहाँ जाके आगे नहीं बढ़ पा रहा, यहाँ रुक जाता है। ये कौन कौन सी चीज़ें थी जहाँ ये रुक जाता है? तो सबके लिए स्वराज के अलग अलग अर्थ थे, ये बात क्लियर है। यहाँ पर एक बात आती है अछूत वर्ग, यानी समाज का वो वर्ग जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ था, और ये कॉन्सेप्ट अंग्रेजों के आने के बाद में और बढ़ गया था। 1930 के बाद में खुद को दलित और उत्पीड़ित कहने लगे थे ये लोग, और कांग्रेस ने लंबे समय तक इनकी ओर ध्यान नहीं दिया था। एक्चुअल में जो प्रारंभिक कांग्रेस की बात आती है तो उसमें कांग्रेस रूढ़िवादी स्वर्ण हिंदू सनातन पंथियों की पार्टी हुआ करती थी, और वो क्या है, इसके ऊपर इस प्रकार से कब्जा किए हुए थे कि इसके अंदर कुछ परिवर्तनवादी थे, वो भी डरे हुए थे। लेकिन गांधी जी ने जो बात रखी वो ये थी कि अस्पृश्यता को ख़त्म करना है, और ये कह रहे थे कि अगर अस्पृश्यता ख़त्म नहीं होगी तो 100 साल तक हम आज़ाद नहीं हो पाएंगे। तो इस बात के ऊपर काफ़ी विचार हुआ। गांधी जी का जो विचार था काफ़ी बड़ा, और इस विचार ने आगे जाके मूर्त रूप भी लिया। इन्होंने अछूतों के लिए हरिजन शब्द काम में लिया, यानी ईश्वर की संतान। ये ईश्वर की संतान है, इनको सब जगह छूट दी जाए, इनको अधिकार दिए जाएं। तो गांधी जी ने खुद आगे होकर काम किया, यानी खुद शौचालय साफ किए, और ऊंची जातियों के लोगों को आह्वान किया कि आप अपने हृदय में परिवर्तन की, अस्पृश्यता को छोड़ें और अस्पृश्यता को पाप की संज्ञा दें। ठीक है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ी। लेकिन दलित नेता थे, वो ये चाह रहे थे कि हमारे को इतने दिन तक तो इन्होंने साथ नहीं रखा, हम अपने लेवल पे राजनीतिक हल ढूंढ लेंगे, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, अब इनको हमारी क्या जरूरत है। तो वो खुद संगठित होने लगे। वो क्या चाह रहे थे, वो शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण के लिए आवाज़ उठाने लगे, राजनीति में आने के लिए आवाज़ उठाने लगे। तो वो ये चाह रहे थे कि जो परिषद के चुनाव, यानी 1919 एक्ट के तहत जो चुनाव होने थे परिषदों के, उसके तहत वो चाह रहे थे कि दलितों को अलग से चुन के भेजा जाए। ये जो मुद्दा था ये बाद में काफ़ी हावी हुआ, और राजनीतिक सशक्तिकरण के ऊपर उनका काफ़ी फोकस था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित थी, ज़्यादा नहीं थी। महाराष्ट्र नागपुर के अंदर कुछ हुआ, और इसके अंदर काफ़ी संगठन तैयार हुए, लेकिन वो दलित संगठन थे। और उन संगठनों के अंदर ही एक संगठन था 1930 के अंदर दलित वर्ग एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने तैयार किया था। और इस एसोसिएशन के तत्वावधान में दलितों को एक
छत के नीचे इकट्ठा किया डॉक्टर अम्बेडकर ने। और अम्बेडकर ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग भी लिया था। दूसरे को छोड़ के 2 में लिया था, पहले और तीसरे में। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में तो गांधी गए थे। गांधी जी के साथ इनके काफ़ी विवाद भी हुए थे, और ये जो विवाद थे काफ़ी निर्णायक विवाद थे, इनका हल भी निर्णायक रहा। और जब अम्बेडकर की अंग्रेजों से बात हो रही थी तो अम्बेडकर ने मांग रखी थी, क्या मांग रखी थी, हमारे को अलग से सीटें दे दीजिए। और जब अंग्रेजों ने उनकी बात को मान लिया, अम्बेडकर की बात को मान लिया, तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। और वो कह रहे थे कि दलितों के लिए, कौन कह रहे थे, गांधी जी, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। और बाद में अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, ये पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये समझौता 1932 सितंबर में होता है। और उसके बाद में जो दलित वर्ग के लिए नया शब्द आता है अनुसूचित जाति, जो आजकल SC के नाम से जाना जाता है, शेड्यूल कास्ट है। तो ये शब्द आ गया और इनके लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई। प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीट मिली। और इनके लिए जो पोलिंग प्रोसेस थी वो नॉर्मली जो जगहों पे पोलिंग होगी वैसे ही इनके लिए होगी। पहले ये कर दिया कि उस सीट के लिए रिजर्व व्यक्ति होगा और रिजर्व वोटर होंगे, उस कॉन्सेप्ट को हटा के जर्नल प्रोसेस से वोट होंगे। तो ये पूना पैक्ट की बातें थी। हम अन्य वीडियो में पूना पैक्ट की सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे अगर समय मिला और आप अगर चाहेंगे तो। और इसी के तहत जो दूसरे वर्ग थे, जैसे हमने बताया कि दलित वर्ग ऐसे सविनय के साथ किस प्रकार से यानी उन सामंजस्य नहीं बना पा रहे थे, और बाद में सामंजस्य बना उसके लिए क्या शर्तें हुई। और मुस्लिम वर्ग की बात करें तो मुस्लिम वर्ग का भी कोई खास उत्साह नहीं था। असहयोग और खिलाफत आंदोलन के शांत हो जाने के बाद में मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ था। असहयोग और खिलाफत में कुछ मिला नहीं, वो नाराज थे। और 1920 के दशक के मध्य में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों में काफ़ी करीबी दिखाने लगी थी। यानी कांग्रेस जो है वो जैसे ये कट्टरवादी हिंदू वर्ग थे जिसके अंदर हिंदू महासभा, इससे काफ़ी नज़दीक के होने से उनको थोड़ी नाराज़ी थी। और जैसे जैसे हिंदू मुस्लिमों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे और कई शहरों में हिंदू मुस्लिम टकराव हुए। हर दंगों के साथ दोनों समुदायों में के बीच फासला बढ़ता गया, धीरे धीरे दूरी बढ़ती गई है। एक ये चित्र दिखाया है, इस चित्र के अंदर गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं और मौलाना आज़ाद हैं। ये वर्धा के अंदर 1935 के अंदर घूम रहे हैं। घूम तो क्या रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो बात यही थी कि मुस्लिमों का सविनय अवज्ञा के अंदर जो साथ होना चाहिए वो नहीं हो पाया, उसके पीछे कारण क्या रहे थे। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया और 1927 में ऐसा लगा कि अब एकता आ जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद किसके ऊपर था, यानी जो भावी विधानसभाओं के अंदर प्रतिनिधित्व की बात आती। आज के समय में भी बस यही है, प्रतिनिधित्व की राजनीति के अंदर प्रतिनिधित्व की लड़ाई चल रही है। और यही लड़ाई उस समय चल रही थी और उसी लड़ाई की बदौलत ही देश का विभाजन हुआ था। और उसके अंदर एक थे मोहम्मद अली जिन्ना, सभी जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के जो संस्थापक कायदे आजम के नाम से भी जानते हैं और इनको बड़ा श्रेय जाता है पाकिस्तान स्थापना का। उनका कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम बहुल प्रांत, इसमें 2 थे, बंगाल और पंजाब के अंदर मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार है। वो चाह रहे थे कि हमको कुछ सीटें आरक्षित कर दीजिए, अगर ऐसा हो जाता है तो हम ये जो अलगाव का जो शगुफा पाले बैठे हैं इसके ऊपर कुछ विचार करेंगे। और प्रतिनिधियों के सवाल पर बहस मुहासिबा चल ही रहा था कि ये जो बात हुई ये बहुत महत्वपूर्ण। 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के MR जयकर इन्होंने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा की। यानी जो कांग्रेस का जो एक धड़ा था वो ये कोशिश कर रहा था कि मुस्लिम लीग के साथ कुछ एग्रीमेंट हो, इनको कुछ सीटें दे दी जाए, यानी मुस्लिम बहुल प्रांत हैं उनके अंदर दे दी जाए। लेकिन जो हिंदू महासभा के लोग थे वो ये नहीं चाह रहे थे और इससे इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती है। और वही बात है, बाद में मांग उठती है पाकिस्तान की
और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय समुदाय के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल था। कांग्रेस से कटे मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यक के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनका वह था कि हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति की पहचान खत्म हो जाएगी। वो ये भी बात रखते थे कि हाँ तो बहुसंख्यक हिंदू रहेंगे, हम अल्पसंख्यक, हमारी पहचान संस्कृति सब खत्म हो जाएंगी। और ये जो बात है, ये बात आती है मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल की। और इस इकबाल की जो बातें हैं वही पाकिस्तान की स्थापना की ओर जाती हैं। और उन्होंने एक्चुअल में इसकी ये जो बातें हैं, यही बात जाके पाकिस्तान की स्थापना की राह को और आगे मजबूत कर देती हैं। और ये सारी बातें यहाँ पर समझाई हैं कि राष्ट्रवाद के मायने क्या होते हैं, संस्कृति के मायने क्या होते हैं, हमारे धर्म तुम्हारे धर्म के मायने क्या होते हैं, हमारे धर्म के जो उसूल हैं और तुम्हारे धर्म के उसूल हैं, उन दोनों के प्रति आस्थाओं के मायने क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों को उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में समझाने का प्रयास किया, उस समय के अगर जो बुद्धिजीवी नेता, कांग्रेस के नेता हो या दूसरे जो दलों के नेता हैं, अगर वो इनके ऊपर विचार करते थे कि कहीं पर चिंगारी जो जल रही है, अगर इसको शांत नहीं किया तो ये एक बड़े लावा के रूप में उभर सकती है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं किया। सिर्फ जो संघर्ष की ऐसी छोटी छोटी बातें हैं उनको आगे लेके आते गए और ये जो विभाजन की आग है और प्रबल होती गई। और यहाँ पर इस सारी बात को आप समझ लें, इस सारी बात को समझने के बाद में लग जाएगा कि कुछ गलतियाँ तो हुई हैं। अगर वो गलतियाँ आज कहीं होती हैं तो हम प्रयास करते हैं उसको शांत करने का, लेकिन उस समय उनको शांत करने का प्रयास नहीं हुआ, सिर्फ बिखेरने का प्रयास हुआ। और उसी की बदौलत ये है कि आज जो देश है 2 हिस्सों में क्या 3 हो गए, पाकिस्तान के भी 2 हो गए, इंडिया अभी बचा हुआ। बचे हुए इंडिया के अंदर भी राष्ट्रवाद की वो जो बातें शांत हो जानी चाहिए थी वो और आगे बढ़ती जा रही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आगे लंबा न करके विराम देना चाहेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। आगामी समय में इससे आगे का जो पार्ट है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आप वीडियो में जुड़े हुए धन्यवाद। जय हिंद।